हाँ, नमस्कार साथियों। कल 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 32 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो 32 क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन कह रहा है, मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि यह स्वभाव से संबंधित है। क्योंकि यह स्वभाव से संबंधित है, तो इसका दूसरा आंसर सही होगा। साइकोलॉजी इज टॉट टू द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज, इसका आंसर ये इट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियर। क्योंकि साइकोलॉजी जो अध्ययन करती है वो मानव के व्यवहारों का अध्ययन करती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो विलियम वुंट हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर आपका 33 को देखिए। पहले इंग्लिश में देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि रक्त की वह मात्रा जो 1 मिनट में पंप की जाती है, किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। तो इसमें जो हिंदी में दिया है, हिंदी सुन लीजिए। एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को कहते हैं। इंग्लिश का अर्थ अलग निकल रहा है, हिंदी का अर्थ निकल रहा है, तो दोनों आप देख लीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमेशा इंग्लिश का सही माना जाता है, इंग्लिश वर्जन अंग्रेजी वर्जन सही माना जाता है। तो इंग्लिश के हिसाब से कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाई हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट की बात करें, ध्यान रखिए, 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट की बात करें आपको, तो आपको होगा कार्डियक आउटपुट। हो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट होगा। कार्डियक आउटपुट मतलब हृदय निकास। हृदय निकास का फार्मूला है कार्डियक आउटपुट बराबर HR गुणा SB। HR मीन्स होता है हार्ट रेट और SB में होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। HR अप्रॉक्स में 72 बीट होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रॉक्स में आपका 70 ml एक नॉर्मल पर्सन का होता है। एथलीट का आपका 110 ml होगा। तो आपका 70 मल्टीप्लाई 72 कर देंगे या 70 मल्टीप्लाई 70 कर देंगे, 70 गुणा 70 करेंगे तो आपका लगभग 5 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 5 लीटर। तो आपको याद रखना है कि जहाँ 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट की चर्चा करता है, कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट पूछता है तो होगा कार्डियक आउटपुट होगा, हृदय निकास होगा। बल्कि यही क्वेश्चन जो हिंदी में कह रहा है कि एक धड़कन की बात कर रहा है, 1 बीट की बात कर रहा है। एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को कहते हैं। 1 बीट की बात करें तो 1 बीट में होगा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंग्लिश के हिसाब से आपका आंसर होगा आपका कार्डियक आउटपुट होगा और हिंदी के हिसाब से होगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। हम दोनों आंसर टिक कर दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द शोल्डर जॉइंट इज ए टाइप ऑफ। द शोल्डर जॉइंट इज ए टाइप ऑफ। हिंदी में देखिए, कंधे का जोड़ एक प्रकार है। मतलब कंधे का जोड़ एक प्रकार का है। तो इसमें जो ऑप्शन चाहिए आपका, पहला सही होगा बॉल एंड सॉकेट जोड़। बॉल एंड सॉकेट जोड़ या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके कंधे में और कूल्हे में पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार की गतियाँ होती हैं। मैंने
लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड एज शोल्डर एंड हिप, तो ये शोल्डर की बात कर रहा है। तो शोल्डर जॉइंट किस टाइप का है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट टाइप का है। इसमें एक हड्डी में सॉकेट होता है, एक में आपकी बॉल नुमा आकृति होती है, दोनों फिट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन हमारी आपके शोल्डर और हिप में होती है, जिसका आंसर ये हो बॉल एंड सॉकेट जोड़। पहला आंसर सही इसका। अब अगला क्वेश्चन है आपका द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन स्कल आर। द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन स्कल आर। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मैंने स्केलेटन सिस्टम का जब लेक्चर क्लास लिया उसमें क्लासीफाइड किया था, कई तरीके से बताया था आपको। मैंने 22 आंसर भी बताया था, 28 भी बताया था और 29 भी बताया था। तो मानव सही खोपड़ी में जो हड्डियाँ होती हैं वो आपका ऑप्शन में दिया है, आपका 20 दिया है, 21 दिया है, 22 दिया है, 23 दिया है। तो उस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर ये होगा 22 होगा। अब 22 कैसे हैं? मैंने क्लासीफाइड किया था आपको कि आपकी जो क्रेनियम बोन होती हैं, क्रेनियम आपकी 8 होती हैं और जो फेस बोन होती है वो 14 होती हैं। 14 और 8 कितना हो गया हमारा? आपकी 22 हड्डियाँ। इस तरह हमारी 22 हो जाती हैं। अगर इसी में ईयर जोड़ देंगे और आपकी हाइट जोड़ देंगे तो 29 हो जाएंगी। हाइट को नहीं जोड़ेंगे तो आपका क्रेनियम, फेस और ईयर 28 हो जाती हैं। अब अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन है नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण, मतलब जो नी जॉइंट है वो किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? वैसे एक्चुअली में जो जॉइंट होते हैं वो जॉइंट को क्लासीफाइड 3 प्रकार किया जाता है, फ्री मूवल, स्लाइटली मूवल और इमूवल। फ्री मूवल के 6 पार्ट हैं, उन्हीं में आपका बॉल एंड सॉकेट है, हिंज है, कॉन्डिलाई है, ग्लाइडिंग है। इस तरह आपके 6 पार्ट होते हैं। तो कह रहा है कि नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल। नी जॉइंट जो किसका उदाहरण है, किस टाइप के जोड़ का उदाहरण है? तो नी जॉइंट आपका है हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। किसका है? आपका हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है कब्जे वाला जोड़। आंसर तीसरा सही होगा इसमें, कब्जे वाला जोड़ है। हिंज जॉइंट आपका नी में होता है, एल्बो में होता है, फिंगर में होता है और जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विच मसल्स कॉन्स्टिट्यूट 2/5 2/5 ऑफ आवर बॉडी वेट। कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती हैं? कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती हैं? तो मानव शरीर में लगभग 639 बॉन्स होती हैं या 600 से अब होती हैं। उनमें से कह रहा है कि 2/5 भाग कौन होती हैं? तो 639 का आप 2/5 भाग निकालेंगे तो आपका 40% निकलता है। तो 40% जो पेशियाँ होती हैं वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्वैच्छिक पेशियाँ होती हैं। 2/5 भाग जो पेशियाँ होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जिन्हें हिंदी में स्वैच्छिक पेशियाँ कहते हैं या ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। इन्हें स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की चल क्वेश्चन नंबर अब अगला है आपका 38।
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मसल्स टिश्यू? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मसल टिश्यू? मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो मसल्स के अंदर आपका 75% आपका पानी होता है। कितने परसेंट होता है? 75% आपका पानी होता है। आंसर इसका पहला सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 39, जॉगिंग एंड स्पोर्ट डज जॉगिंग और खेलना करते हैं, मतलब जॉगिंग और खेलना क्या करते हैं? तो इसका जो आंसर सही होगा तीसरा सही होगा। सभी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। क्या करते हैं? सभी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। स्ट्रेंथ ऑल द मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 टीजीटी में आया, राजस्थान में आया, कई विगत वर्षों लगातार विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। जॉगिंग एंड स्पोर्ट डज स्ट्रेंथ ऑल द मसल्स। अगला क्वेश्चन है ATP is stored इनमें भंडारित रहता है। तो ऑप्शन में आपका दिया है मांसपेशी। तो इसमें आपका जो ATP होता है वो कहाँ होता है? मसल्स में स्टोर होता है। ATP कहाँ होता है? मसल्स में, मांसपेशियों में स्टोर होगा। पहला इसका आंसर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका है एन एथलीट वेटिंग 50 kg हु ट्रेन फॉर 2 hours रिक्वायर्ड एन इनटेक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। कहने तक पर यह है, एक खिलाड़ी जिसका वज़न 50 किलोग्राम है, 2 घंटे का प्रशिक्षण लेता है, उसे कितने भोजन की आवश्यकता होगी, मतलब कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी? एक खिलाड़ी है जिसका वज़न 50 किलोग्राम है, वह 2 घंटे प्रतिदिन प्रशिक्षण लेता है, उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? तो इसका जो आंसर होगा आपका 2400 कैलोरी की आवश्यकता होगी। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 24 कैलोरी की आवश्यकता होगी। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली वगैरह में पूछा गया था कि जो शरीर के वज़न के हर 1 किलोग्राम के लिए, शरीर के वज़न के हर 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम के लिए हर घंटे पर, मतलब हर किलोग्राम के लिए और हर घंटे पर आपका 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 50 kg। तो इस तरह आपका इसका आंसर निकल आएगा। और ये आपका 2 घंटे की बात कर रहा है। तो टोटल आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 2400 कैलोरी आपका आंसर निकलेगा। मतलब जो व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और उसका वज़न 50 किलोग्राम है, तो उसको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये जो सामान्य व्यक्ति होता है, एक एवरेज पर्सन की बात कर रहा है, तो एवरेज पर्सन को लगभग 2400 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। व्यक्तियों के कार्य के अनुसार, नेचर ऑफ वर्क के अनुसार कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कोई एथलीट होगा, एक सामान्य एथलीट होगा तो 5000 कैलोरी आवश्यकता होगी। एक ओलंपिक फुटबॉलर होगा तो उसकी अलग होगी। अलग अलग नेचर ऑफ वर्क जैसा व्यक्ति का होगा। गर्भवती महिलाएं होंगी तो उनका अलग होगा। तो इसकी मैं क्लास अलग से लूँगा। बैलेंस डाइट
उसी के हिसाब से आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा अच्छी तरह से, बल्कि इसका जो आंसर है वो आपका 2400 कैलोरी है। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो जो बोर्ड ने इसका आंसर माना था वो हेपेटाइटिस बी सही होगा। इसका क्या होगा आंसर? हेपेटाइटिस बी होगा। हेपेटाइटिस जो कह रहा कि किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट से उत्पन्न होता है, तो आपका हेपेटाइटिस बी होगा। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो रक्त यौन संपर्क से फैलता है। किससे फैलता है? रक्त यौन संपर्क से फैलता है। सी भी फैलता है इसी तरह से, बल्कि जो अगर ऑप्शन में सी और बी दोनों दिया है तो बी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आंसर सही होने के। अगर ऑप्शन में बी और सी बोथ देता तो दोनों आंसर सही हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो सी है वो भी आपका यौन संबंधों के कारण फैलता है। बल्कि इस क्वेश्चन में जो आंसर है सही आपका बी होगा, हेपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन है विच 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय मॉस्किटो? कौन सी बीमारी फैलने का कारण मच्छर है? मतलब कौन सी बीमारी है जो मच्छर के कारण फैलती है? तो इसमें ऑप्शन है रेबीज है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, टेटिनस है। तो मलेरिया जो होती है वो मच्छर के कारण, जो मलेरिया बीमारी है वो मलेरिया है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इसमें विशेष सपोरोजन परजीवी के कारण, इसमें एक विशेष सपोरोजन परजीवी के विषाक्त खून से फैलता है। जो मच्छर होता है वो काट लेता है, तो उसके कारण आपको मलेरिया हो जाता है। इसमें ये भी है कि ये पूछ सकता है कि वायरस है कि बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है। तो आपका जो मलेरिया है प्रोटोजोआ है। अभी इसकी भी लिस्ट बताई जाएगी, कौन वायरस है, कौन प्रोटोजोआ है, कौन आपका बैक्टीरिया है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बैक्टीरिया पहचान करिए, वायरस की पहचान करिए और आपका प्रोटोजोआ की पहचान करिए। तो मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ है, ये मच्छर काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है? फॉर द गुड हेल्थ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर नेसेसरी? फॉर द गुड हेल्थ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर नेसेसरी? अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा लगातार रेगुलर एक्सरसाइज। क्या होगा? रेगुलर एक्सरसाइज, लगातार व्यायाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है, रेगुलर एक्सरसाइज। आंसर चौथा सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज इज प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है। प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है, तो इसका जो आंसर होगा आपका सीधे आपका एड्स होगा। क्या होगा? एड्स। आपका जो डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है वो आपका क्या है? एड्स है। एड्स क्या है? एक वायरस है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 46, फिजिकल एक्सरसाइज इज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कहलाते हैं। शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कहलाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका आंसर सही होगा इसमें आपका एरोबिक। क्या होगा? एरोबिक। विच एक्टिविटी कंडक्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी क्रियाएं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाती है उन्हें बोलते हैं एरोबिक। इसका आंसर सही होगा पहला, एरोबिक। अगर ही मैं अब्सेंस लगा देता तो कोई ऐसी क्रिया हो जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाती है, तो हो जाता है एनारोबिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एनारोबिक हो जाता है। तो इसमें आंसर होगा एरोबिक। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। डेली आप थोड़ा रेगुलर कुछ ना कुछ सीखते रहिए। लगातार सीखेंगे, रोज़ सीखेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आपका होगा। और वीडियो को लगातार सुनिए, देखिए। थैंक यू सो मच।